हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि लीट 2024 का बैच हमारा अनाउंस हो गया है। सैटरडे संडे में बैचेज चलेंगे, वीकेंड बैचेज होंगे क्योंकि आप ऑनगोइंग रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास सैटरडे संडे टाइम है। अभी से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं आप कर लें, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बाकी जो चीजें हैं आपको ऐप के थ्रू लाइव कोर्सेज करना है तो वो भी आप फैसिलिटीज हमारे पास है। रिकॉर्डेड सेशन लेना है तो रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री के कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशंस को सही डायरेक्शंस में लेके जाना स्टार्ट कर दें और वहां पे जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये अप्लाइड मैकेनिक्स जिसमें आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है। अप्लाइड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आज अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आएगा। इससे पहले वाले सेशन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। बच्चे आप खुश हैं, हम सब खुश हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बैच ज्वाइन कर लिए जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है लक्ष्मी नगर, जब मेट्रो से आप गेट नंबर 5 से निकलेंगे तो वहां पर मॉड्यूलेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डैश 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 इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म एंड देन अपॉन अनलोडिंग। सारे पीवाई क्वेश्चन है। टू हैव इट्स एनर्जी कवर्ड। देखिए, एक होता है स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम, आप ध्यान से समझे। आप पढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लीड के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप ये सारे सब्जेक्ट आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा। आप पहले सेमेस्टर में या पहले ईयर में पढ़ लेते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल, जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जब स्ट्रेस सस्टेन माइल्ड स्टील की हम बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप माइल्ड स्टील की ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, ये कर्व बनता है। सभी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे इसे प्रोपोर्शनल पॉइंट कहते हैं, इसे इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, इसे अपर इल्ड पॉइंट कहते हैं, इसे लोअर इल्ड पॉइंट कहते हैं, सफिक्स इसे अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं और इसे आप फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर अप टू द, देखिए, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म एंड अपॉन अनलोडिंग टू इट्स हैव द एनर्जी। तो अगर इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा तो ये यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है। इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप देख लें, अब यहाँ पे दो तरह के डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ देख रहे हैं लीनियर नेचर है और ये क्या बन रहा है? कर्व नेचर है। तो इस तरह यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका ये कहलाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन में वही मेंशन है, अलग अलग प्रॉपर्टी इलास्टिकली डिफॉर्म यहाँ पे मेंशन है क्लियरली। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशंस कहलाता है और ये डिफॉर्मेशंस आपका क्या कहलाता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसीलिए टोटल डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल का क्या होता है? सम ऑफ इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्या कर रहा है कि अगर ये मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, अगर लोडिंग अनलोडिंग कर लिया जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी इस सेक्शन में स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक सेक्शन, एनर्जी जो स्टोर्ड होगा, एनर्जी जो आपका स्टोर्ड होगा उसे आप कहते हैं, एनर्जी जो स्टोर्ड होगा उसे आप कहते हैं रेजिलेंस। क्या कहते हैं? रेजिलियंस। अगर एनर्जी प्रोपोर्शनल पॉइंट तक स्टोर हो या इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो, और यहाँ पे ये जो फ्रैक्चर, ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, अभी लिखा मैंने फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ तक अगर एनर्जी स्टोर्ड होगा तो उसे आप टफनेस कहते हैं। अगर टोटल एनर्जी अप टू द टफनेस लिखा रहता फ्रैक्चर पॉइंट तो टफनेस होता, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा ओनली द इलास्टिक पॉइंट, तो आप क्या कहेंगे? रेजिलेंस। यहाँ पे आंसर दिया हुआ डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। एलोट्रोपी मेटल्स। इलेक्ट्रोपिक का मतलब होता है क्या? एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें मिले हों। इलेक्ट्रोपिक का मतलब एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिले हो तो उसे इलेक्ट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। जैसे एग्जिस्ट इन द मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो एक से ज्यादा लैटिक स्ट्रक्चर हो उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द मटेरियल कहते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखने पड़ेंगे आपको। जब आप आइएगा यहाँ पे डिटेल्स पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट। The area of under the stress strain diagram up to the rupture point पूछ लिया ना, यहाँ पे रप्चर पॉइंट पूछा है। और अभी आपने देखा कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, रप्चर मतलब जहां तक फ्रैक्चर होता हो, स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेस है ये और आपका ये स्ट्रेन है।
मैं सभी पॉइंट को बार बार नहीं इंडिकेट करूंगा। ये अपना क्या कहलाता है, रप्चर पॉइंट का है, या इसे फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। रप्चर का मतलब ये होता है टूटना, और फ्रैक्चर का मतलब भी टूटना होता है। क्या करा, अगर यहाँ पे आप पूरी एनर्जी को ये स्टोर कर लें तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है, टफनेस कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसे क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो दो ऑप्शन से दोनों में जो मिले आप कह सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक रेजिलियंस तभी होता है जब वो इलास्टिक पॉइंट तक रहता है, लेकिन रप्चर पॉइंट तक है तो वो क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। अगर टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो मॉडुलस ऑफ टफनेस कहलाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एन आइडियल इलास्टिक मटेरियल विथ स्ट्रेन हार्डनिंग विल बी। स्ट्रेन हार्डनिंग की अगर बात की जाए, देखिए ये क्या होता है, ये आइडियली केस है। ये क्या होता है, ये तब पॉसिबल है जब रिजिड हो या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, और ये क्या कहलाता है, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक हो, रिजिड इलास्टोप्लास्टिक हो, और ये कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां तक ये डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये वाला कहलाता है आइडियल, आइडियल इलास्टिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अनलोडिंग करने पर ये रिकवर कर लेता है, आइडियल इलास्टिक। और ये आपका कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब अगर लोड थोड़ा सा भी चेंज लाए तो फास्ट रेशियो में आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग, डी विल बी द राइट आंसर। पूरी ग्राफ होता है, क्लासेस में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ एल एरिया गिवन एज। तो आपसे पूछ रहा है वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स एंड अदर एंड फ्री। अगर कोई रॉड है लाइक दैट, मान लीजिए एक सर्कुलर रॉड है, दिस विल बी द रॉड, एरिया ऑफ द रॉड इज गिवन, ये लेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहेगा, फ्री टू एक्सपेंड है। जहां भी अगर फ्री टू एक्सपेंड है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जीरो स्ट्रेस डेवलप होगा, जीरो फ्री एक्सपेंशन में जीरो स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये होता है कि जीरो स्ट्रेस होगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, जीरो स्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेन जरूर होगा। स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज, स्ट्रेस तो डेवलप होगा ही नहीं। बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डेवलप, रॉड इज जीरो, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज जीरो एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज अल्फा टी। सही है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, ई अल्फा डेल टी, ये सब आप जानते हैं। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल टी टेम्परेचर है, और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू डेल टी होता है। तो आप कहेंगे कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो, थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन ऑफ द बार होगा तो थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन स्ट्रेन जरूर होगा क्योंकि डिफॉर्मेशंस विल बी देयर। तो स्ट्रेस डेवलप विल बी जीरो, स्ट्रेस डेवलप जीरो होगा, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा अल्फा डेल टी, जो सी ऑप्शन से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे, फ्री एक्सपेंशन मतलब जीरो स्ट्रेस, फ्री एक्सपेंशन मतलब जीरो स्ट्रेस, याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब खटाखट आपसे ऑप्शन, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल which obeys Hooke's law, the number of independent elastic constant, total elastic constant क्या आता है, modulus of elasticity, bulk modulus, modulus of shear और Poisson's ratio। तो नंबर ऑफ, अगर ये सारे आइसोट्रोपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टी अलोंग द डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे हो, होमोजेनियस सेम पॉइंट पे हो, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस से इंडिपेंडेंट क्या होता है, पॉइंट से इंडिपेंडेंट होमोजेनियस होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें से कोई दो प्रॉपर्टी आपको चाहिए, एनी टू प्रॉपर्टी which are required independently to establish the relations। तो ये इंडिपेंडेंट अगर पूछे जाएगा यहाँ पे और आइसोट्रोपिक होमोजेनियस होगा तो आप कहेंगे ओनली टू आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अकर। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अचानक से शेप में चेंजेज आना। जैसे मान लीजिए कि ये शेप था लाइक दैट, और यहां से अचानक से आपने शेप में चेंजेज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्ट्रेस का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसे आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये किसके हो जाता है, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन और सडनली चेंज इन क्रॉस सेक्शन की वजह से आ जाता है। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिव स्ट्रेस
अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिडायरेक्शनल स्टेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, क्या करेंगे, अब बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेस स्ट्रेस वहां पे कंसंट्रेशन हो जाता है। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, लेकिन यहाँ पे ये भी अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये भी अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कंडीशंस होगा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह यूनिफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो जिसके वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन एग्जिस्ट हो सकता है। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रिज्मेटिक बार। दो तरह का बार होता है, पहले सुन ले। बार का मतलब क्या होता है, रड जो होता है सर्कुलर, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, और एक होता है टेपर्ड। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब मान लीजिए कि ये एक क्या है, बार ऐसे हो सकता है या एक बार ऐसे हो सकता है। ऐसे भी तो बार हो सकता है। तो यहां पे देखिए सब जगह अगर सेक्शन बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सभी पे यूनिफॉर्म सेक्शन है, सभी पे सेम क्रॉस सेक्शन है। और यहाँ पे क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। तो जिस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, जिस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, बराबर हो, उस बार को आप क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता हो उसे कहते हैं टेपर्ड बार। तो राइट आंसर, अ प्रिज्मेटिक बार हैज, अ प्रिज्मेटिक बार हैज, क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ये वायरिंग क्रॉस सेक्शन तब होता है जब ये बार कैसा होता है, टेपर्ड होता। तो राइट आंसर विल बी डी। इन द केस ऑफ प्रिज्मेटिक द सेक्शन विल बी यूनिफॉर्म, मतलब सेम। इन द केस ऑफ टेपर्ड द सेक्शन विल बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर पॉइंट पर क्या होगा आपका, चेंज करेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा अपना, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द फेल्योर क्राइटेरिया फॉर द डक्टाइल मटेरियल बेस्ड ऑन। फेल्योर क्राइटेरिया डक्टाइल मटेरियल के लिए किस पे बेस्ड होता है। आप पहले ये जान लें कि डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल टू बी, डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है। एंड नाउ द ब्रिटल मटेरियल, दो तरह के मटेरियल होगा, जब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्रिटल मटेरियल विल बी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, डक्टाइल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, नाउ द ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो यहाँ पे अगर द फेल्योर क्राइटेरिया फॉर द डक्टाइल मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो ये किसकी वजह से फेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है कंप्रेशन की वजह से। और ब्रिटल मटेरियल किसकी वजह से फेल करेगा, टेंशन की वजह से। रिवर्स रिलेशन विल बी फेल ड्यू टू कंप्रेशन, फेल ड्यू टू, यानी ये शियर स्ट्रेंथ की वजह से क्या करेगा, फेल कर जाएगा। डक्टाइल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन यील्ड स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन शियर स्ट्रेंथ। तो किसके वजह से फेल करेगा, तो ओनली शियर स्ट्रेंथ की वजह से, एक दूसरे के रिवर्स रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, द फेल्योर ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड फैटिग व्हेन इट्स फॉल। फैटिग फेल्योर क्या होता है, जान लें कि साइक्लिक लोडिंग होता है। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये इलास्टिक पॉइंट होता है, तो यहाँ ये जो फेल्योर्स होता है इसके बीच, द फेल्योर टू बी अप टू द इलास्टिक पॉइंट, उसे आप क्या कहते हैं, बिलो द इलास्टिक पॉइंट जो होगा फेल्योर, उसे आप कहते हैं फैटिग फेल्योर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए कि एक रड है और आपने फोर्सेज लगाया, ठीक है। अगर आपने फोर्सेज लगाया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टेंशन फोर्स है, तो इसकी वजह से लेंथ में चेंजेज आएगा। यहाँ पे लेंथ में अगर चेंज आएगा तो इसका ये अगर आप खींचेंगे किसी वायर को तो लेंथ तो बढ़ेगा इसका, लेकिन इसके डायमीटर में भी तो चेंजेज आएगा, डेप्थ में भी चेंजेज आएगा। यानी लोड आप लगा रहे हैं, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चेंजेज आ जाए तो उस तरह के स्ट्रेन को आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहते हैं। ट्रांसवर्स या लैटरल स्ट्रेन, यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो स्ट्रेन जहां पे आप लोड, सपोज मैं इस वायर को ऐसे खींच रहा हूं
तो ये कहाँ पे होगा, अलोंग द लेंथ होगा। लेकिन अगर चेंजेज इसके परपेंडिकुलर होने लगे, वाई एक्सिस की तरफ होने लगे, अगर आपने एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगाया और वाई एक्सिस की तरफ अगर चेंजेज होने लगे, तो यहाँ पे इसके वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा आप उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहेंगे या लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इलोंगेशन ऑफ ए बार अंडर इट्स ऑन वेट। अंडर इट्स ऑन वेट बात करें तो टोटल होता है डेल इक्वल टू PL बाई AE, और ऑन वेट के कारण, अपने सेल्फ वेट के कारण या अपने और वेट के कारण जो इलोंगेशन होता है वो क्या होता है, PL बाई 2AE। तो आप कहेंगे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, पूरे डेरिवेशन से आता है। नाउ द क्वेश्चन इज 13, मटेरियल विच शोज द डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एक होता है जो मटेरियल एक होता है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, एंड नाउ द सेकेंड विल बी द डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो। डायरेक्शन डिपेंडेंट और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो। अगर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो तो इस तरह के मटेरियल को आप क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल। A material is said to be the isotropic material when the properties of the material are independent of the direction। और एक होता है आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जिसे एनिस्ट्रोपी मटेरियल कहते हैं। Those material which have the property to depend on the direction is called anisotropy material। होमोजेनियस मटेरियल किसे कहते हैं, the properties of the material which are independent of the points is called homogeneous material। आइसोट्रोपिक मटेरियल मैंने बता दिया, it is independent of the डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर डिपेंड कर जाए तो एनिस्ट्रोपी मटेरियल। राइट आंसर विल बी डी। कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी आंसर होगा। कॉन्सेप्ट बना है, आंसर अपने आप होगा। द मटेरियल हैविंग द सेम, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लीट में, ये आप झलक देख लें। द मटेरियल जो आप कॉलेजेज में पढ़ते हैं और जो आपके अंदर ये चाहता कि मैं सिलेबस कॉलेज के अनुसार पढ़ के, वहां पे कुछ प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है, वो आप भी जानते हैं, ऑन गोइंग है आप तो। द मटेरियल हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, अगर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में हो जाए तो अभी आपने देखा उस तरह के मटेरियल को आप क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल। अ मटेरियल इज सेड टू बी द आइसोट्रोपिक मटेरियल इन विच दैट द प्रॉपर्टीज आर रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शंस, इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल। कहीं कंफ्यूजन नहीं, डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल रिलेशन आपको आता है, क्वेश्चन का झटके में आप आंसर देंगे। A thin mild steel wire is loaded by the adding loads in the equal increment till its break. The extension noted with the increasing load will be as under the, तो क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करने लगेगा। तो ये सारे प्रैक्टिस सेशंस थे। आई होप आपको ये तभी समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी क्लियर तभी समझ में आ रहा होगा जब आपने इस सब्जेक्ट को बेहतर लेवल पे पढ़ा होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लीट में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर अभी से आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, अदरवाइज चुक जाएंगे। हमारे वीकेंड बैचेज चलते हैं, सैटरडे संडे में आप आ सकते हैं। अनाउंस होने वाला है, हो चुका है, इनरोलमेंट स्टार्ट है। जो इनरोल कराएंगे तभी हम लोग बैचेज स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। बाकी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। और आप ऐप डाउनलोड कर लें मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, जिसपे सारे कोर्स के फीचर्स और सारे डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप विजिट कीजिए हमारा ऑफलाइन सेंटर मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, लक्ष्मी नगर में है। गेट 5 से निकलेंगे मेट्रो स्टेशन से, आपको मिल जाएगा। बाकी आप एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, जो अपना टारगेट है उसके लिए खूब मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए मैंने आपके लिए एक लिखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।